अब देखो, इसके पहले हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर हो चुका है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स लेंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। समझो, पहले हम चूज द करेक्ट ऑप्शन लेंगे क्वेश्चन 1 का 1। ठीक है, देखते हैं आगे। थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुका है और मैक्सिमम एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, तो जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है। सॉल्व एग्जांपल आप लोग देख लेना, टेक्स्ट बुक के पीछे की जो अनसॉल्व है वो मैं ले रहा। सॉल्व एग्जांपल में अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल दो या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। A photo cell is used to automatically switch on the street light। ये समझाया था मैंने कि फोटो सेल पे इंटेंसिटी यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ज्यादा करंट। तो शाम को क्या होगा, जैसे सूरज डूबने लगेगा लाइट की इंटेंसिटी कम होगी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे तो करंट भी कम हो जाएगा और एक रिले सर्किट यानी उसके साथ जुड़ा हुआ सर्किट स्ट्रीट लाइट को अपने आप ऑन कर देगा, इंटेंसिटी कम हो गई करके। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बताया था उसमें फोटो सेल के टाइप। When the sunlight is low in the intensity, thus it has to work with visible light, यानी visible light पे work कर रहा हो। The material, मैंने पहले ही बताया था, visible light। देखो फिर से, मैक्सिमम मेटल पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो यूवी रेडिएशन लगेगा, बट विजिबल लाइट अगर यूज कर रहे हैं उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, तो वो तो यूज ही नहीं आने वाले। विजिबल लाइट अगर मैक्सिमम मेटल्स के लिए ये चाहिए, याद रखना यूवी रेडिएशन। ठीक है, बट विजिबल लाइट वेवलेंथ कम, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, मतलब एनर्जी क्या हो गई, कम एनर्जी भी चलेगी। बट कौन से मेटल्स को, अल्कली मेटल्स को, सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये याद रखना, मैक्सिमम मेटल्स जितने भी मेटल्स है बाकी उनको अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उनपे जो रेडिएशन डालने पड़ेंगे वो यूवी रेडिएशन डालने पड़ेंगे। हाँ, अब वेवलेंथ बढ़ गई, ये वेवलेंथ और ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए वेवलेंथ के, ये और ये। ठीक है, अब वेवलेंथ इंक्रीज हो गई मतलब एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स जो है उनसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था वो कॉन्केव रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे इमिटर, फोटो सेल का याद है ना, इमिटर ये, या फिर हम बोलेंगे इसको कैथोड और एक एनोड। तो ये कैथोड पे मैंने बोला था अल्कली मेटल का कोटिंग कर सकते हैं अगर आपको विजिबल लाइट के लिए यूज करना है तो, और वो अल्कली मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम। बाकी सभी मेटल्स के लिए यूवी रेडिएशन लगेंगे, पर अल्कली मेटल्स के लिए विजिबल लाइट से भी काम हो जाएगा, यानी थोड़ी एनर्जी कम हुई तो भी चल जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा है इससे वेवलेंथ ज्यादा है बट एनर्जी कम हो जाएगी। फिर से बता देता, ये पहले ही लिखा था अपन ने, wavelength of UV radiation, wavelength of visible light and wavelength of infrared radiation, wavelength increase हो रही मतलब एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज। तो सोडियम या पोटेशियम, उसमें देखो ऑप्शन जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, पोटेशियम है, तो बी ऑप्शन आएगा पोटेशियम। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर विजिबल लाइट यूज करना है, जैसे स्ट्रीट लाइट के लिए विजिबल लाइट सनलाइट यूज हो रही वहां पे, तो उसके लिए अल्कली मेटल्स लगेंगे। बाकी सभी मेटल के लिए कौन से रेडिएशन लगते हैं, याद रखना यूवी रेडिएशंस। बट अल्कली मेटल्स में विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये समझाया था, सोडियम एंड पोटेशियम। अल्कली मेटल्स और भी होंगे पर ये एग्जांपल याद रखो कॉमन, सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम है उसमें, सोडियम भी हो सकता है, पहला देखो। फर्स्ट का आंसर हो गया, चलो सेकंड का लेते हैं। पॉलीक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक मींस डिफरेंट कलर या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखा है वहां पे, कंटेनिंग मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट कलर, कलर बोले दूसरा तो यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ चेंज यानी फ्रीक्वेंसी चेंज। रेडिएशन इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था it depends on frequency, it does not depend on intensity, intensity पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या पे डिपेंड करता, फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, तो उसको
उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो भी ज्यादा लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो वहां क्या पूछा है देखो, पॉलीक्रोमैटिक मतलब याद रखो डिफरेंट कलर है या डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। रेडिएशन इज यूज्ड इन एन experiment on photoelectric effect, the stopping potential will depend on the average wavelength। तो wavelength का एवरेज का कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। मैं बोल रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रहेगी। सो वेवलेंथ के साथ इनवर्स, वेवलेंथ कम यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो उसमें देखो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, will depend on the longest wavelength, नहीं will depend on the shortest wavelength। तो सेकंड का ऑप्शन आएगा will depend on shortest wavelength। ठीक, यानी ऑप्शन हो गया सी। तो ये ध्यान से सुन लो फिर से, अलग अलग वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, यानी बाकी इलेक्ट्रॉन को तो डेफिनेटली कम एनर्जी वालों को तो रोक ही लेगा। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका सबसे ज्यादा रहेगा। अब वेवलेंथ पे कंपैरिजन करने को बोला है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है। फिर से बता रहा, ये देखो रिलेशन C is equals to nu into lambda। ये कांस्टेंट है मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब इनवर्स वेरिएशन। तो मैं बोल रहा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बोल रहे हैं तो वेवलेंथ के साथ कंपेयर करना है मतलब वेवलेंथ कम। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट रहेगी, यानी सबसे बड़ी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका सबसे ज्यादा रहेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट वेवलेंथ। तो सी ऑप्शन आ गया। तो देखो ये है दो ट्रेनर है। थर्ड, an electron, a proton and alpha particle and a hydrogen atom are moving with the same kinetic energy, the associated de Broglie wavelength। ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, देख लेना एक बार इसके पहले वाले वीडियो में। अंडर रूट ट्वाइस एम ई और ये वीपी मतलब पोटेंशियल, तो वी भी लिख सकते हैं अभी तो फिलहाल, और यहाँ चार्ज क्यू कर देते। अब Q इंटू वीपी उसकी जगह था E एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देख लेना एक बार इलेक्ट्रॉन वाले में। फिर हमने E के की जगह फिर वो डाला। तो अब देखो ये हो गया एनर्जी का, सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। इसके बाद हमने E की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था तो ये आंसर मिला था ट्वाइस एम ई और वीपी, और बाद में सब कांस्टेंट की वैल्यू डाल के 1.228 अंडर रूट ऑफ वीपी नैनोमीटर। तो हमारे को उतने तक जाने की जरूरत नहीं है, ये वाली स्टेप देखिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में ही था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब सबकी एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, तो लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन। काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है, देखो उसमें an electron, a proton and alpha particle and a hydrogen atom are moving with the same kinetic energy। all are moving with same kinetic energy। kinetic energy same है, h तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वहां मास सबसे कम किसका है, देखो चारों में इलेक्ट्रॉन का। तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो उन्होंने वही पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ऑप्शन आएगा ए इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे है समझ में ना, मास जिसका कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर पूछा होता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो मास जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी सबसे कम, तो वहां आता हमारा अल्फा पार्टिकल He24 प्लस प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, उसका मास सबसे ज्यादा था उसमें। तो याद रखो जस्ट एक वर्ड चेंज करना है, लॉन्गेस्ट की जगह अगर शॉर्टेस्ट कर दो
तो इलेक्ट्रॉन की जगह आंसर वहां चेंज हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन है। देख लो थर्ड हो गया। नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। ये हटा देते हैं, फोर्थ वाला देखो। ठीक है, पहले का पोटेशियम, दूसरे का विल डिपेंड ऑन शॉर्टेज वेवलेंथ AD/AC और ये इलेक्ट्रॉन ए वाले का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गया। फोर्थ वाला देखो, if n red and n blue, any number of photons here are the number of photons emitted by the respective source of equal power and equal dimension in unit time. ठीक है, पावर सेम है, so power for red it is power for blue. पावर का फॉर्मूला एनर्जी रेड अपॉन टाइम, यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम द ब्लू सोर्स अपॉन टाइम, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला NH न्यू, पर उन्होंने यहाँ पे कैपिटल N से नंबर दिए तो हम कैपिटल N लिख रहे हैं। तो ये रेड के लिए ये फ्रीक्वेंसी रेड के लिए इज इक्वल्स टू N ब्लू H न्यू। ठीक है, हाँ ध्यान देना। तो H और H तो कैंसिल, NR न्यू B, सॉरी न्यू R इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स ब्लू कलर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर। अब ध्यान से सुनना, जब हम लिख के VIBGYOR विबज्योर लिखते हैं हम लोग, तो इसकी वेवलेंथ मिनिमम है उस केस में और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम। वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होंगी मिनिमम, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो ये याद रखना, विबज्योर जो लिखते हैं हम लोग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किए। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। अब यहां पे ब्लू के साथ भी कंपेयर करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड is less than frequency of blue। ठीक है, तो याद रखो वेवलेंथ मैक्सिमम है रेड की, मगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब ब्लू से भी कम होगी, वायलेट से कम है तो ब्लू से भी कम होगी, इधर देखना। तो अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होने चाहिए, तो NR शुड बी ग्रेटर देन N ब्लू। ये वाला आंसर है। तो पावर सेम है, एनर्जी सेम लिख लिया हमने। एनर्जी का फॉर्मूला हमने स्मॉल n से डिनोट किया था, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, और उन्होंने कैपिटल N दिया है। फिर से याद रखो, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो इन सब से उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वायलेट से तो है, इंडिगो से भी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सबसे फ्रीक्वेंसी कम है, पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हम फ्रीक्वेंसी लिखे हैं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कम है तो ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, तभी इक्वल आएंगे ना। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम रहेगी, तभी प्रोडक्ट सेम आएंगे जब जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से। तो हमारा आंसर आएगा सी वाला। नंबर ऑफ R लिखा है ना, तो यहाँ पूरा लिखते हैं रेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेड कलर ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ ब्लू। तो देखो ये हमारा हो गया आंसर सी। इसके बाद लास्ट ले लेते हैं फिफ्थ। ये देख लो, ये मिटा गया, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो पता ही आप लोगों को आज तक लिखा है, देख लो। नेक्स्ट देखते हैं।
लास्ट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा क्या है तो देखते हैं। The equation E is equals to PC, तो पहले वाले वीडियो में लिया था ये वाला हमने, P is equals to E upon C, डी ब्रॉगली वाले में, ठीक है। तो देखो वापस से लेने दो, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू, फोटोन का फॉर्मूला है h न्यू, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लाया था वो ये इक्वेशन से शुरुआत करके लाया था, E is equals to h न्यू और E is equals to mc स्क्वायर, उन्होंने डायरेक्ट लिया था P is equals to E upon C, ठीक है। तो एक बार करके बता देना, तो इसको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं याद है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, E is equals to h न्यू, न्यू की जगह हम लोग लिखेंगे h c upon wavelength, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया सब एनर्जी का, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये पोजीशन बदल रहे, यहाँ कर रहे p और यहाँ कर रहे लैम्डा, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू सी, h इंटू सी अपॉन लैम्डा, h इंटू सी अपॉन लैम्डा मतलब किसका इक्वेशन, एनर्जी, सो p इंटू सी इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो ये ना मल्टीप्लाई, p इंटू सी इज इक्वल्स टू एनर्जी, वही उन्होंने पूछा है, देखो p इंटू सी, E इज इक्वल्स टू p इंटू सी इज वैलिड फॉर, तो हमने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, E इज इक्वल्स टू h न्यू यानी h c अपॉन वेवलेंथ, फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, तो p की जगह और लैम्डा की जगह बदल दिया, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिल गया। तो एक बात ध्यान रखना कि रेस्ट मास जिसका जीरो है उसके लिए ये अप्लाई होगा, तो यहाँ पे रेस्ट मास किसका जीरो है, फोटोन का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज वैलिड फॉर फोटोन, but not for an electron, सी ऑप्शन। पर एकाध बुक में या कहीं देखेंगे आप लोग नेट पे भी, तो कहीं कहीं पे एकाध जगह, अगर नेट पे भी आप ये सर्च करेंगे क्वेश्चन, तो एकाध जगह कहीं पे लिखा हुआ है बोथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अजम्पशन था डी ब्रॉगली ने अजम्पशन लिया था, प्रैक्टिकल प्रूफ मिला, बट पहले ये किसके लिए दिया था हमने, फोटोन के लिए, जिसका रेस्ट मास किसका है, कितना है, 0। तो देखना अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो 4 में से 5 में जगह अगर आप सर्च कर रहे हैं, अगर जैसे आप हेडिंग डालेंगे या ये डालेंगे इक्वेशन, कहाँ गया वो, ये PC is equals to E, इक्वेशन इज वैलिड फॉर, तो 4-5 जगह में तो यही बताएंगे इट्स वैलिड फॉर फोटोन बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट एक आध जगह आपको वो भी देखने को मिलेगा कि बोथ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, पर ध्यान रखना ये करेक्ट रहेगा, इज वैलिड फॉर फोटोन बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन जो है E is equals to PC, it is valid for photon and not for electron. देख लो एक बार, तो ये पांचों फिल इन द ब्लैंक के आंसर हो गए, देख लो, लिख लो, मिटाते, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ है बोल लेते, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, इतना नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे हम लोग, सेकंड, कैन माइक्रोवेव बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 का 2, सिंपल आंसर लिखना है नो। अब देखो फिर से बताता, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे ले रहे हैं, यूवी रेडिएशन
विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर माइक्रोवेव रेडिएशन, फिर रेडियो वेव्स आता, और इधर आएगा एक्स रेज, पूरी बता देता, गैमा रेज, रेडिएशन वाला अल्फा बीटा गैमा रेज। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी कम होते जा रही है। तो हमने पहले ही बोला है कि यूवी रेडिएशन डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अल्कली मेटल है तो विजिबल, इंफ्रारेड डालेंगे तो नहीं मिलेंगे, तो माइक्रोवेव डालेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही मतलब एनर्जी भी क्या हो रही, डिक्रीज। तो माइक्रोवेव से हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, किसी ने पूछा एक्सरेज या गैमा रेज, तो यस लिखेंगे, यूवी से कम वेवलेंथ है, तो इधर यूवी से इधर है हम लोग, तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी भी ज्यादा। तो अभी फिलहाल माइक्रोवेव के बारे में पूछा है ये वाला, तो लिखेंगे नो, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग microwaves because wavelength is large, frequency and energy will be small। तो सिंपल नो ही लिखना है तो फिलहाल एक ही वर्ड में, एक मार्क के लिए आ सकता है आया कि यस और नो, बस दो आंसर और एक्सप्लेनेशन बता ही दिया। तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू यूवी रेडिएशन, तो मोस्ट ऑफ द मेटल में यूवी रेडिएशन चाहिए और उससे ज्यादा वेवलेंथ है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब एनर्जी भी कम है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना एक आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद रेड लाइट, हमेशा रेड लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा क्या, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो, हमेशा रेड लाइट से नहीं मिलेगा। तो विजिबल लाइट में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, इसमें विबज्योर में, बाकी सब हटा देंगे लगे तो, और डेफिनेटली एनर्जी कम रहेगी। तो मैक्सिमम मेटल के लिए यूवी रेडिएशन चाहिए, पर अल्कली मेटल्स के लिए भले ही विजिबल लाइट रही तो चल जाएगा। तो हर बार रेड कलर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा क्या, नो। तो याद रखना विबज्योर में इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है मतलब इसी की एनर्जी सबसे कम रहेगी, तो हर बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेड कलर से नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मेटल्स में यूवी रेडिएशन, और अल्कली मेटल्स में जैसे सोडियम और पोटेशियम में विजिबल लाइट चलेगी, बट रेड से अच्छे कौन से कलर रहेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में, तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा नो। तो ये दो आंसर ऐसे याद रखने। तो माइक्रोवेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑर्डर याद रखो, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड रेज मतलब हीट, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। ये अपने अपने काम के ये ध्यान। तो माइक्रोवेव यूवी से आगे निकले मतलब वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेकंड इसमें पूछा उन्होंने रेड कलर से हमेशा देखने को मिलेगा क्या, यूवी रेडिएशन चाहिए मोस्ट ऑफ द मेटल, तो ये मिटा देते हैं, सिर्फ अल्कली मेटल्स में विजिबल लाइट चलेगी। फिर नेक्स्ट देखो, यूज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन गिवन इन द टेबल 14.1। तो टेक्स्ट बुक में देखो 14.1 पॉइंट टेबल कौन सा है, टेबल, ये 14.1 टेबल, ठीक है, सामने है, पेज नंबर 309 पे है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते, यूजिंग द वैल्यू ऑफ
वर्क फंक्शन की वैल्यूज दी है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई 0 की वैल्यूज दी है, मतलब h न्यू 0, ठीक है, उसकी वैल्यू दी है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम एनर्जी, ठीक है। टेल विच मेटल विल रिक्वायर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जिसका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मैक्सिमम है उसी को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लगेगी। तो वो टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है गोल्ड का, दिया है वहां पे 5.1। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन उसका सबसे ज्यादा है उस टेबल में, तो फ्रीक्वेंसी भी उसको जो लगेगी वो भी सबसे ज्यादा रहेगी। बाकी लोगों में इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए कम एनर्जी में भी काम हो जाएगा, मतलब यहाँ एनर्जी बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा देनी है। डेफिनेशन नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे मिनिमम एनर्जी है, पर गोल्ड को वो मिनिमम एनर्जी ज्यादा चाहिए बाकी कंपैरेटिवली सबसे, ठीक है। तो बता रहा टेबल, एक मिनट। ये देखो गोल्ड का अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, बाकी सबका जैसे पोटेशियम विजिबल लाइट से भी हो जाएगा काम, देखो कितना दिया है 2.3, सोडियम कितना दिया है 2.4, यानी ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स को विजिबल लाइट यानी कम एनर्जी मिली तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी उस पर्टिकुलर मेटल को कितनी चाहिए, और सबसे ज्यादा देखो गोल्ड के लिए दिया है 5.1, दिखा, तो वही आंसर है अपना फाइनल 5.1। तो फिर से याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉन जितनी स्ट्रांगली बाउंडेड है उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लगेगी। तो वहां पे फिलहाल गोल्ड की वैल्यू है सबसे ज्यादा 5.1, तो गोल्ड की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी भी वहीं पे उसी को ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। ये हो गया हमारा फोर्थ वाले का आंसर, सिंपल है, गोल्ड ही लिखने है। तो याद रखा, पहले ही बताया था फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल, तो ये है मिनिमम एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसके होंगे वहां पे उस टेबल में, गोल्ड के। तो गोल्ड को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, मतलब उस पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगी बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गोल्ड में फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए वो भी सबसे ज्यादा रखनी पड़ेगी, ये देख लो। तो सेकंड वाले का सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिया है हमने, देख लो एक बार, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, पहले एक नोट डाउन करो, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन, एक्सप्लेन द इनवर्स लीनियर डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्वेशन लाके दिखा देंगे, तो ये थर्ड वाला हमको सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने जो एनर्जी इंसिडेंट किया है वो h न्यू, इट इज यूज्ड इन टू वेज, फ्री करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। अच्छा, आगे के लिए याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये h न्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h न्यू 0, सो h कॉमन, न्यू माइनस न्यू 0, ये वाला फॉर्मूला हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए यूज करेंगे। और अगर वेवलेंथ दी रही तो फिर हम लोग न्यू की जगह c अपॉन वेवलेंथ, तो c भी कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है आइंस्टाइन इक्वेशन में, तो ये देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन 50, तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ये कहीं पे नोट में डाल देना, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। अब आई गया सामने तो पता नहीं तो इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला E इंटू V0 बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लाके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल H न्यू की जगह C अपॉन वेवलेंथ माइनस फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, वो एक्स्ट्रा याद रखना हो। इधर देखो E को डिवाइड करो, सो V0 इज इक्वल्स टू H C अपॉन E, इधर डिवाइड हुआ, वेवलेंथ को सेपरेट कर लिया 1 अपॉन लैम्डा माइनस I0 अपॉन E, ये बन गया इक्वेशन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वेवलेंथ के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कौन सा वेरिएशन आ गया, इनवर्स, बाकी सब कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, E कांस्टेंट। फॉर गिवन मेटल फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज आल्सो कांस्टेंट एंड E इज आल्सो कांस्टेंट। बस अब क्वेश्चन में से आप लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। अबव इक्वेशन शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्वेश्चन आ गया, above equation shows that the stopping potential inverse linear dependence on wavelength, wavelength के साथ inverse relation। इतना लिख के वो एक लाइन क्वेश्चन में से लिख देना है बस। From this equation we can say that there is inverse linear dependence of stopping potential on incident wavelength, बस इतना लिखना है इक्वेशन में आगे 1 upon लैम्डा, बाकी सब कांस्टेंट। नोट डाउन करना, V0 is inversely proportional to wavelength, वही प्रूफ करने को बोला है। ये इक्वेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये तो बता ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कभी कभी निकालने के लिए आएगा तो ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू 0, तभी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये या फिर ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यू की जगह C अपॉन वेवलेंथ, C कॉमन निकल लिया तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0। तो आप ये भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पूरा ये या ये भी यूज कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहा तो इक्वेशन नोट डाउन कर लेना है। अभी थर्ड वाले का आंसर ये एक लाइन जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे लिख लेना उसको, इनवर्स वेरिएशन आ गया, ठीक है, करो नोट डाउन करो बेटा इसको। नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इधर जो लिखे याद रखो, ये एक्स्ट्रा बताया है, ये हमारा सॉल्व किया हुआ है। इनवर्स वेरिएशन आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ये याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, और याद रखना एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस है ये चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना। अनसॉल्व वाले तो सारे मैं करके ही दूंगा, शॉर्ट एग्जांपल आप लोगों ने एक बार टेक्स्ट बुक से देख लेना, कोई डाउट रहा तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो एक्स्ट्रा है वही है, पेज नंबर 3 टू हुआ। It is observed in an experiment on photoelectric effect that an increase in intensity of incident radiation does not change the maximum kinetic energy। फिर से बता रहा, ध्यान देना, increase in intensity of radiation means increase in number of photons। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो पहले ही बताया इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो ऐसे ही लिखना है, सुन लो। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट ईच फोटॉन has same
एनर्जी, एनर्जी सेम है, एनर्जी हर फोटोन की सेम रहेगी h न्यू। सो यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। लिखना फिर हेंस तो देखो, it is observed in an experiment and photoelectric effect that an increase in intensity of incident radiation does not change the maximum kinetic energy of an electron। तो यहाँ लिखेंगे increase in intensity of radiation means increase in number of photons। number of photons बढ़ गए but हर photon की energy उतनी है h nu। अपन ने पहले देखा है प्रॉपर्टीज में कि kinetic energy depends on frequency not on intensity। तो kinetic energy पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, hence kinetic energy remains same। ठीक है, ये एक आंसर हो गया उसका। उसके आगे उन्होंने देखो क्या पूछा है, where does the extra energy of incident radiation go। अब उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाया है, तो जरूरी नहीं है कि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा लिखना है, the photons which are not able to या which not eject the electron, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे, they are absorbed by the metal and the temperature of the metal surface rises। तो ये लिखना है, पहले ये लिख लो एक बार फिर से, मैं लिख देता हूं वहां पे। तो हम लिखेंगे the extra photon that is photon that does not emit electron, जो emit electron नहीं कर पाएंगे, the extra photons जो electron emit नहीं कर रहे are absorbed by the metal thus temperature of metal surface increases। तो बचे हुए फोटोन कहां गए, तो उनकी वजह से एनर्जी का क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये पूरा आंसर हो गया। तो फिर से देखो, क्वेश्चन ऐसा था, इट इज ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट that an increase in intensity of incident radiation does not change the maximum kinetic energy of the electron। तो उसका आंसर हम लोगों ने लिखना है, फिर से सुन लो, increase in intensity of radiation means increase in number of photons but each photon has same energy। ठीक है, number of photons बढ़े पर हर photon की energy same है। तो photon की energy same है तो kinetic energy भी same रहेंगी, because kinetic energy depends on frequency, it does not depend on intensity। intensity बढ़ी तो current बढ़ेगा, पर हर फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो यहां लिखा है, द एक्स्ट्रा फोटॉन्स दैट डज नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल सरफेस thus the temperature of metal increases। तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे मेटल सरफेस में, तो उनकी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो ये हो गया पूरा आंसर। फोर्थ वाला नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। तो याद रखना फिर से, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, इंटेंसिटी बढ़ी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, पर हर फोटॉन की एनर्जी उतनी है, अपन एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे। हाँ, टोटल एनर्जी बढ़ रही, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो टोटल एनर्जी बढ़ रही, पर हर फोटॉन की एनर्जी फिक्स है। अगर फोटॉन की एनर्जी फिक्स है यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स रहेगी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, hence kinetic energy remains same। फिर एक्स्ट्रा फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएंगे, they are absorbed by the metal surface and thus give rise in temperature increases।
तो एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो लिखना अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली an electron which is in motion has a wave associated with it known as matter wave or de Broglie wave. ठीक है, मैटर वेव ऑफ डी ब्रॉगली वेव। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एन इलेक्ट्रॉन या मैटर, इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में डाल देना मैटर, उन्होंने बोला था मैटर विच इज इन मोशन have wave associated with it known as matter wave or de Broglie wave। तो यहां डाल देंगे ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इक्वेशन इज गिवन बाय lambda is equals to h upon p और we can write h upon mv। और जब सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m e v p, p इज द पोटेंशियल। तो पहले क्या पूछा, देखो फिर से, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये समझा लिया हमने कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली व्हेनेवर देयर इज अ मैटर व्हिच इज इन मोशन has a wave associated with it known as matter wave or de Broglie wave, that is dual nature है, particle nature and wave nature। उसके बाद देखो क्या दिया है, will an electron at rest and associated to de Broglie wavelength justify your answer। तो फिर सेकंड आंसर में लिखेंगे रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो इंप्लाइज लीनियर मोमेंटम इज जीरो। अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो वेवलेंथ रहेगी इनफाइनाइट। तो वर्ड्स में लिखना नीचे, thus wavelength is infinite। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो वेवलेंथ इनफाइनाइट। तो यहां हम लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ ऐसी रहती है, ये ऐसी इनफाइनाइट मतलब ऐसे, तो एब्सेंस ऑफ वेवलेंथ है इनफाइनाइट, वेवलेंथ इनफाइनाइट। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बोला है मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी मतलब लीनियर मोमेंटम जीरो, और लीनियर मोमेंटम जीरो अपॉन में है यानी वेवलेंथ इनफाइनाइट। तो एब्सेंस ऑफ वेवलेंथ है, तो एक्सप्लेनेशन आ गया वहां। तो डन करो बेटा दिस। तो थ्योरेटिकल वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, सबसे लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो लिया था उसमें। तो आप लोगों ने लिखना है ना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो डिफ्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन। पहले डिफ्रैक्शन लाइट में ही पता था, वेव्स में ही पता था, पर उन्होंने पहली बार बताया डिफ्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन। तो ये पहली लाइन लिखो, फिर से सुनो क्या लिखना है। Importance, पहला importance, Davison and Germer experiment was the first experiment to show diffraction in electron। ठीक है, Davison
एक्सपेरिमेंट तो देखो लिखना क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट टू शो डिफ्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बताया कि डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में भी हो सकता है जैसे वेव्स में था। सो हेंस दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने खाली हाइपोथेसिस दिया था और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, डेविसन एंड जर्मर। तो उन्होंने लिखा कि हेंस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव। ये उस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस है। फिर से सुनना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो डिफ्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन। सेकंड, hence this experiment verified डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करके बोला ये करेक्ट है फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर फिल्म। ठीक है, तो यहां हमारा थ्योरेटिकल पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 7th वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये नोट डाउन कर लो, तो ये नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।